अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम 21 मई 2025 की रात म्यूजियम के बाहर अचानक गोलियां तड़तड़ाने लगी। भीड़ जमा हुई और पुलिस भी आ पहुंची। पता चला इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनमें एक महिला सारा मिलग्रिम और एक पुरुष यारोन लिचिंस्की थे। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों उस शाम अमेरिकन ज्यूइश कमेटी के यंग डिप्लोमैट्स रिसेप्शन से निकलकर लौट रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इजरायली दूतावास के स्टाफ पर हमला एक पॉश और हाई सिक्योरिटी इलाके में हुआ। म्यूजियम से कुछ ही कदम दूर FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अमेरिकी अटॉर्नी का भी ऑफिस है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कौन है इजरायली कर्मचारियों की हत्या करने वाला हमलावर, इस मामले में अब तक कहां तक जांच पहुंची और इजराइल का इस पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। देर रात हमला होने के बाद अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर लिखा, वॉशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के पास आज रात 2 इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की बेवजह हत्या कर दी गई। हम सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं और साझा करने के लिए ज्यादा जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हमलावर के बारे में भी जानकारी सामने आई। रॉयटर्स ने पुलिस के हवाले से लिखा कि हमलावर को शूटिंग से ठीक पहले ज्यूइश म्यूजियम के बाहर देखा गया था। इसके बाद उसने 4 लोगों के एक ग्रुप के पास जाकर हैंडगन से फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर का नाम इलियास रेड्रिगुएज है। 30 साल का इलियास शिकागो में रहता है और हमला करने के बाद उसे तुरंत वॉशिंगटन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब उसे अरेस्ट किया गया तब वो फ्री पैलेस्टीन के नारे लगा रहा था। वॉशिंगटन पुलिस का मानना है कि ये टारगेट किलिंग है और यहूदियों से नफरत के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब तक किसी भी संगठन ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस का पक्ष भी हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि उन गवाहों ने क्या बताया जो उस हमले के दौरान वहां पर मौजूद थे। BBC ने अपनी रिपोर्ट में गवाहों के हवाले से कुछ बयान दर्ज किए। कैटी कालिशर नाम की महिला ने बताया, करीब 9:07 पर हमने गोलियों की आवाज सुनाई दी। फिर एक आदमी अंदर आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। हमें लगा उसे मदद चाहिए और सुरक्षित जगह की जरूरत है। कालीन भी हमले के दौरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया, लोग उसे शांत कर रहे थे, पानी दे रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। हमें क्या पता था कि उसने ठंडे दिमाग से लोगों को गोली मारी थी। वो शूटर ही था। जब पुलिस पहली बार आई उसने कहा, ये मैंने किया, मेरे पास हथियार नहीं है। फिर उसने एक लाल कफिया निकाला और कहा, मैंने ये गाजा के लिए किया। फ्री फिलिस्तीन एक ही हल है, इंतिफादा, क्रांति। इंतिफादा का मतलब क्या है? इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब उथल पुथल या फिर किसी चीज से छुटकारा पाना होता है। इंतिफादा का मतलब होता है इजरायली सेना के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एक बड़ा और संगठित विरोध, जिसे आम फिलिस्तीनी लोग भी पूरी तरह से समर्थन देते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर जमीन पर। अब तक 2 बड़े इंतिफादा हो चुके हैं। पहला इंतिफादा 1987 में शुरू हुआ और 1993 तक चला। ये विरोध काफी समय तक चला, लेकिन ये ज्यादा हिंसक नहीं था। दूसरा इंतिफादा 2000 में शुरू हुआ और 2004 तक चला। ये पहले से कहीं ज्यादा खूनी और हिंसक था। इस तरह इंतिफादा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी लोग अपने हक की लड़ाई संगठित तरीके से लड़ते हैं। खैर, वापस हमलावर पर आए तो हमलावर इंतिफादा कहने के बाद फ्री फिलिस्तीन चिल्लाता रहा। हमले के बाद इजरायली राजदूत ने दोनों कर्मचारियों की जानकारी साझा की। अमेरिका में इजरायली राजदूत येचल लाइटर ने बताया कि दोनों जल्द ही सगाई करने वाले थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, युवक ने इस हफ्ते एक अंगूठी खरीदी थी और अगले हफ्ते यरूशलेम में अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने वाला था। वो बहुत प्यारा जोड़ा था। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रूथ पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, वॉशिंगटन डीसी में ये भयानक हत्याएं जो साफ तौर पर यहूदी विरोधी हैं, अब रुकनी चाहिए। अमेरिका में नफरत और कट्टरता की कोई जगह नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा, मेरा दिल उन युवा प्रियजनों के परिवारों के लिए दुखी है जिनकी जिंदगी एक यहूदी विरोधी हत्यारे ने एक पल में छीन ली। मैंने दुनिया भर में इजरायली मिशनों और राज्य के प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम खून का बदला खून से ही लेंगे। साथ ही में अपील की कि वो इजरायली दूतावास और उनकी कर्मचारियों की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाएं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायली दूतावास पर किसी देश में हमला हुआ हो। इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को स्वीडन के स्टॉकहोम में अज्ञात हमलावरों ने इजरायली दूतावास पर गोलीबारी की। अगले दिन कोपेनहेगन में भी इसी तरह का हमला किया गया। कोपेनहेगन हमला मामले में स्वीडन के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जर्मनी के म्यूनिख में भी एक व्यक्ति ने इजरायली वाणिज्य दूतावास पर गोलीबारी की थी। पुलिस ने उस समय कार्रवाई कर हमलावर को मार गिराया था।
साल 2023 में भी चीन के बीजिंग में इजरायली दूतावास के कर्मचारी पर चाकू से हमला किया गया। यानी अलग अलग देशों में इजरायली दूतावास पर कई तरह के हमले होते आए हैं। फिलहाल यरूशलेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने बताया कि उन्होंने यारोन के पिता से बात की, वो कर्मचारी जो इस हमले में मारे गए। उन्होंने पिता से कहा कि आपका बेटा हमारे राजनीतिक मोर्चे का एक योद्धा था। उन्होंने इस हमले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि ये घटना पूरी दुनिया में इजरायल और यहूदियों के खिलाफ फैलाई जा रही जहरीली और यहूदी विरोधी भड़काऊ सोच का नतीजा है, जो 7 अक्टूबर की हिंसा के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से मुझे डर था कि ऐसा ही कुछ होगा और आखिरकार वही हुआ। इस तरह की नफरत भरी सोच केवल कट्टरपंथियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं और अधिकारियों द्वारा फैलाई भी जा रही है, खास तौर पर यूरोप में। ऐसे में इजरायली दूतावास की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। वॉशिंगटन डीसी जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में इजरायली दूतावास के कर्मचारियों पर हमला ये दिखाता है कि अब अमेरिका जैसे देश में भी इजरायल से जुड़े व्यक्ति या फिर संस्थाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, खासकर तब जब दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना तेजी से बढ़ रही है। ये भावना 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ज्यादा बढ़नी शुरू हुई, जब इजरायल और हमास के बीच संघर्ष तेज हुआ। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, बॉस्टन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी इजरायल विरोधी प्रदर्शनों के दौरान यहूदी छात्रों ने असुरक्षा और उत्पीड़न की शिकायतें की। कुछ प्रदर्शनों में ऐसे नारे लगाए गए जो यहूदी विरोधी माने गए। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट्स थी वो हमने आपको बताई। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम खबरगांव के जरिए ही आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे है सर्वेश और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।